हेलो डियर। इस वीडियो में 18 तारीख को जो पेपर हुआ उसकी सेकंड शिफ्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह जैसे सीजीएल की सीरीज़ हमने चला रखी है, इसी तरह और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं जैसे सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस, इनके सारे क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ए 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। और बी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है अकेला। ठीक है। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। ये आएगा 9 चौक 36। ठीक है। इनका एलसीएम 36 आ गया। अगर यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालते हैं और ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। और ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी होगी 9। ठीक है। अब वो कैसे काम कर रहे हैं? वो एकांतर दिनों में कार्य कर रहे हैं। यानी कि अगर पहले बी ने स्टार्ट किया, क्वेश्चन में बोला है जो स्टार्टिंग की है वो बी ने की है। अगर पहले बी ने स्टार्ट किया, पहले दिन बी काम करेगा और दूसरे दिन ए काम करेगा। ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? ए एक दिन में 9 काम कर सकता है और बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 और 4 13। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हमें कार्य कितना कराना है? 36। ठीक है। 2 दिन में 13 काम करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4। 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 13 दूनी 26। 4 दिन में 26 कार्य हो जाएगा। स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट बी ने किया था और ख़त्म किसने किया होगा? ए ने किया होगा। यानी कि 4वें दिन काम किसने किया होगा? 4वें दिन काम ए ने किया होगा। अब 5वें दिन काम पर कौन आएगा? 5वें दिन काम पर आएगा बी। ठीक है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो 4 काम और करेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 5 दिन में? 30। ठीक है। टोटल काम 30 हो गया। अब बाकी काम हमारे पास में कितना बचा? 6 काम बच गया। अब बी के बाद कौन काम पर आएगा? ए। अब 6 काम को ए करेगा, कितने की एफिशिएंसी से? 9 की एफिशिएंसी से। 6 काम बच गया। अब काम कौन करेगा? अब काम करेगा ए। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9। 5 दिन तक इन्होंने काम कर लिया, छठे दिन कौन आएगा? छठे दिन आएगा ए। ठीक है। 5 की एफिशिएंसी से 6 वर्क को कितने दिन में करेगा? 6/9 में। ठीक है। यहाँ पर हमारा काम 36 पूरा हो जाएगा। तो दैट्स, ये हमारा आंसर होगा 5 प्लस, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 5 से ही 2/3 दिन में ये कार्य को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 × a²। ठीक है। उसका परिमाप हमें दे रखा है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो है वो हमें दे रखा है। अगर 3a = 48 है तो एक भुजा की लंबाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं। a = आएगा 16। ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास में 16 आ गई, भुजा की वैल्यू क्या है मेरे पास में? 16। यहाँ पे पुट करते हैं √3/4 16 × 16। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना था, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक का 64। 64√3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 32 पेनों और 12 पेंसिलों का मूल्य 790 रुपये है। 8 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? देखिए, 32 पेन प्लस 12 पेंसिलों का मूल्य उसने कितना दिया है? उसने दिया है हमारे पास में 790 रुपये। ठीक है। और हमसे पूछा है 8 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। देखिए, अगर इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे कितना आएगा? 4 × 8 = 32, 8 पेन प्लस और 4 × 3 = 12, 12 पेंसिल। तो इसका मूल्य मेरे पास में आ जाएगा 8 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 8 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा।
790 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 नम 36 और 4 से 28, 4 पंजे 20। ठीक है, 8 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? 197.5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो 2 डायमेंशन में होता है और जो भुजाएं होती है वो 1 डायमेंशन में होती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का रेशो हमें क्या दिया है? क्षेत्रफल का रेशो दिया है हमें 196 अनुपात 625। यानी कि अगर मैं कहूँ इस ट्रायंगल का अगर एरिया 196 है तो इस ट्रायंगल का एरिया उसने दिया है 625। ठीक है, और इनका अनुपात हमें दे रखा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इनकी भुजाओं का रेशो निकाल लेंगे, इनका अंडर रूट कर दो। भुजाओं का रेशो क्या होगा? 196 किसका होता है? 14 का। 196 14 का स्क्वायर होता है। अनुपात 625 25 का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? भुजाओं का अनुपात हमसे पूछा है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 14 अनुपात 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 19 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 155। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। अगर इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, ये हमारे पास में आता है। एक आइडेंटिटी ये हो गई। एक और आइडेंटिटी होती है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है इस वाली टर्म की। अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इन दो आइडेंटिटी का यूज़ हम करने वाले हैं। हमारे पास में वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे पहले वाले फॉर्मूले में, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी है 19। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, ये इधर प्लस का है, ये सारे इधर प्लस के हैं, इधर लेके आएंगे तो माइनस के होंगे, यानी कि माइनस के 155। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है? 155। ठीक है, इक्वल टू बचा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस दो को इधर इंटू में है, इधर अपोन में लेके जाओ, ये अपोन में आएगा 2। ठीक है, इधर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। 361 में से अगर 155 घटाते हैं तो हमारे पास में आता है 206। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा? ये आएगा 103। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मेरे पास में 103 आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन अपना आंसर निकालेंगे। देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 19। 19 का स्क्वायर करेंगे 361। ठीक है, माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास में? 103। तो 3 इंटू 103, 103 में
3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 309, ठीक है। और इधर ये अपॉन में 2 है, इसको इंटू में लेके जाओ, इधर इंटू 2, ठीक है। 361 में से अगर 309 घटाते हैं कितना बचता है 52, 52 इंटू 2 ये कितना होगा 104, ठीक है। तो 104 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि साइन ए इक्वल टू माइनस के 3/5 ए तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो sec ए का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप चतुर्थांश के आधार पर इस क्वेश्चन को कर लो और चाहे ट्रायंगल के आधार पर इस क्वेश्चन को कर लो, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एक चतुर्थांश मैंने बनाया, उसने बोला है साइन ए इक्वल टू माइनस के 3/5 है और जो ए है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक है। साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं और इसमें sec और कोस पॉजिटिव होते हैं, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन दे रखा है तो यहाँ पर साइन निगेटिव होगा, ठीक है। कितनी दी है मेरे पास में वैल्यू साइन ए की, साइन ए इक्वल टू दिया है माइनस के 3/5। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होती, यहाँ पे इसके आधार पर हम इसका यूज़ करेंगे। अगर ये एंगल ए है, ए बी और सी, ठीक है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है हमें 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5, ठीक है। 3 4 5 का ट्रिपलेट आपने सुना होगा, ये 3 है ये 5 है तो ये कितनी होगी, ये 4 होगी, ठीक है। sec ए की वैल्यू हमसे पूछी है थर्ड क्वाड्रेंट में, sec थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव आएगी, ठीक है। तो sec ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, sec ए इक्वल टू माइनस के, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो माइनस का आएगा, ठीक है। sec ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारे पास में 5 और आधार कितना है 4, ठीक है। तो sec ए की वैल्यू होगी माइनस के 5/4, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइनस के 5/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन आपको दी है और y की वैल्यू आपको बतानी है। अगर ये हमें समानुपात में दे रखी है तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, जो साइड वाली संख्याएं है उनकी मल्टीप्लाई, साइड वाली संख्या कौन सी है 405 इंटू 125, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी जो बीच वाली संख्याएं हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई के, यानी कि y इंटू वाई, ठीक है। अगर यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू आएगा 405 इंटू 125, ठीक है। इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और 5 इसको दे रहा हूँ 125 को। अगर यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40 और 5 कम 5, तो 5 हमने यहाँ से निकाल दिया और 5 इसको दे दिया, 125 को 5 देंगे तो कितना होगा 625, ठीक है। इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, y इक्वल टू इधर क्या आएगा अंडर रूट, ठीक है। 81 होता है 9 का स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा बाहर और ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 नंबर कितना होते हैं 225, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास में आ गई 225, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी कितनी समय में चोर को पकड़ ले। देखिए यहाँ पे पुलिस वाला है, उसकी चाल कितनी दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस वाले की, और चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमें दी है 600 मीटर, ठीक है। तो जो पुलिस वाला है वो चोर से कितने ज़्यादा भाग रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज़्यादा भाग रहा है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगेगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। 600 मीटर की दूरी को जो पुलिस वाला है 2 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से कितनी देर में कवर कर लेगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। 600 मीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसको
मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यहाँ पे आएगा 5, 18 अपॉन में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 कट जाएगी। ठीक है, हमारे पास में आ गया 60 × 18, 60 × 18। ठीक है, अब उसने हमसे क्या में पूछा है, उसने हमसे मिनट में पूछा है, ये हमारे पास में वैल्यू सेकंड में आई है। ठीक है, इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 से 60 पूरा कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 18 मिनट के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, मान लो उसमें जो पुरुष है वो x है, कारखाने में जो पुरुष है वो x है, और इनका 48%। ठीक है, इनका 48% किसके बराबर है, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3। मान लो महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है, y है, तो y के 2/3 के बराबर है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये आएगा 24। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इधर करो और 100 की मल्टीप्लाई इधर करो। 3 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, 4 × 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72x। ठीक है, इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आएगा 100/। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 से और डिवाइड करो, 4 × 4 और 4 × 8 32, 18x इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 25y। जो महिलाओं की संख्या है और जो पुरुषों की संख्या है उनका रेशो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, महिलाओं की जो संख्या है वो हमने y ली थी, और पुरुषों की जो संख्या है वो हमने x ली थी। महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या है 18, इनका रेशो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे 18, और पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है 25। ठीक है, तो इनका रेशो हमने यहाँ से निकाला 18:25। पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है, पुरुष हमारे पास में 25 है और महिलाएं हमारे पास में 18 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 25:18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये संख्याएं दी है और इन संख्याओं में आपको बताना है कौन सी इनमें से 7 से पूरी की पूरी डिवाइड है। ठीक है, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, एक छोटा नंबर। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 या 21, यहाँ पे 3 बचा, 7 पंजे 35, यहाँ पे 4 बचा, 7 7 49, तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं है, लास्ट में 3 शेष बच रहा है। ठीक है, सेकंड संख्या को चेक करते हैं, 7 या 21, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, यहाँ पे बचा 6, 7 9 63, ये संख्या 7 से डिवाइड है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी संख्या को आप चेक कर सकते हैं, ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अमर एक कार्य को 15 दिनों में और प्रेम 12 दिनों में पूर्ण कर सकता है, यानी कि पूरा कर सकता है। अमर कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में, और प्रेम कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में। ठीक है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, पी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और ए की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे 15 चौका 60, 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है, अमर से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। कार्य किसने स्टार्ट किया, अमर ने। पहले दिन काम पर कौन आया, अमर। एक दिन में कितना काम कर सकता है 4। अगले दिन काम पर आया प्रेम, प्रेम एक दिन में 5 काम कर सकता है। 2 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे, 4 + 5, 2 दिन में टोटल काम हो गया 9। ठीक है, 2 दिन में 9 काम कर दिया, हमें टोटल काम कितना कराना है 60। ठीक है, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा 9 छक्की 54, तो 12 दिन में 54 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों एकांतर दिनों पे कार्य करते हैं तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 54 काम कर लेंगे। अब बाकी काम हमारे पास में कितना बचा, बाकी काम हमारे पास में बचा 6। 60 में से 54 घटाते हैं तो हमारे पास में 6 आता है। ठीक है, अब 6 काम को कौन करेगा, स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट किया था अमर ने। अब काम पर कौन आएगा, 13वें दिन विषम दिन, काम पर आएगा अमर। अमर एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 13वें दिन अमर 4 और काम कर देगा, तो काम कितना हो जाएगा, इसमें +4 करेंगे 58, तो
13 दिन में जो काम हो गया वो हो गया 58। अब बाकी काम कितना बचा? 2। अब काम पर कौन आएगा? अमर ने तो कर दिया, अगले दिन आएगा प्रेम। प्रेम एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो बाकी काम हमारे पास में 2 बचा है। तो 2 काम को करने के लिए उसको लगेंगे 2/5 दिन। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों जो कार्य को है 13 से ही 2/5 दिन में ख़त्म कर लेंगे, पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना है। देखिए एक छूट उसने दी 35% की एकल छूट, और 2 छूट दी उसने, एक 30% की और एक 5% की। इन दोनों को मर्ज करके हमें बताना है इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, देखो अगर हम इन दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है a + b + AB/100। ठीक है, इसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पे आएगा छूट कितने की दे रहा है? पहली 30, और सेकंड छूट कितने की दे रहा है? 5 की, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 30 × 5/100। ठीक है, ये कितना हो गया? माइनस के 35 और प्लस 5 या 15, ये 150 यानी कि 1.5। 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाएंगे, ये कितना आएगा? 33 माइनस के 33.5। ठीक है, उसने डिफरेंस हमसे पूछा है, डिफरेंस तो आपको यही पता लग गया था कितना है डिफरेंस? 1.5 का। ठीक है, तो 3600 का कितना निकाल लेंगे? 3600 का 1.5% हमसे पूछा है। ठीक है, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 15 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, 15 6 की 90, 0, और 15 3 45, 45 और 9 54। ठीक है, और ये पॉइंट भी था, इस पॉइंट से 0 कट जाएगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 54, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये संख्याएं आपको दे रखी है ऑप्शनों में, इनमें से कौन सी 36 से पूरी तरह डिवाइड है ये आपको बताना है। देखिए अगर 36 से कोई संख्या डिवाइड है तो वो 9 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी, 9 चौक 36। ठीक है, तो 4 से देख लेते हैं। 4 से ये भी डिवाइड है, 4 से ये भी डिवाइड है, और 4 से ये भी डिवाइड है। 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल होता है अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम 9 से देखते हैं। 9 का रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 है या 9 का मल्टीपल है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। 8 और 7 15, 5 और 1 6, 6 6 12, 2 और 1 3, 4 3 7। तो ये संख्या 36 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि ये 9 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट संख्या देखते हैं। 9 तो हटा ही दो, 4 2 6, 6 और 3 9, ये संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो सकता है। 3 2 5, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 5 12, 2 और 1 3, ये आंसर नहीं हो सकती। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या आ गया? राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं समान है। मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, अगर ए से मैं एक लंब खींचता हूँ तो सामने वाली भुजा को 2 भागों में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आपस की ये दोनों जो भुजाएं है ये बराबर है। ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। मान लो ये पॉइंट डी है। ठीक है, और इनकी जो समान भुजाएं है इनकी लंबाई हमें कितनी दी है? 3 दी है। ठीक है, देखो अगर ये 3 होगी और ये 3 होगी तो ये कितनी होगी? असमान भुजा की लंबाई हमें 5 दी है और इनका रेशो हमें दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको 5 को 2 बराबर भागों में तोड़ूंगा तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में ना लाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6k और यहाँ पे 10k, ठीक है। यानी कि जो समान भुजाई है उसकी लंबाई होगी 6k और इस वाली की भी 6k और जो असमान भुजा है इसकी लंबाई हो जाएगी 10k, ठीक है। अब मैं दो बराबर भागों में इसको आसानी से तोड़ सकता हूँ। ये कितनी होगी, ये होगी 5k और ये भी कितनी होगी 5k, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से AD की लंबाई हम निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट मेरे को चाहिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाइट मेरे को चाहिए, है ना। तो AD की लंबाई निकालते हैं। देखो AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू होगा अंडर रूट 6k का स्क्वायर, 6k का अगर स्क्वायर करते हैं ये आएगा 36k स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, AD की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी अंडर रूट 11k, ठीक है। ये स्क्वायर में ही हम अंदर लेंगे, AD की वैल्यू आ गई 11k स्क्वायर अंडर रूट में। हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 30√11, इसको हम इक्वेट करते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है 10k और हाइट हमने अभी निकाल ली है कितनी आई अंडर रूट 11, k को बाहर ले लेते हैं इंटू k, ठीक है, इक्वल टू, और क्वेश्चन में हमें दिया है 30 इंटू अंडर रूट 11, इसको हमने इससे इक्वेट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, अंडर रूट 11 से अंडर रूट 11 कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10 और 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 छंग 30, ठीक है। तो k स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। अगर k की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं ये आएगी अंडर रूट 6, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, जो असमान भुजा है। असमान भुजा कौन सी है, BC, BC की लंबाई हमसे पूछी है। BC की लंबाई हमारे पास में कितनी है 10k रेसो में, ठीक है। और k की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, k की वैल्यू हमने निकाल ली है अंडर रूट 6, तो k की वैल्यू रखो 10 इंटू रूट 6, BC की वैल्यू मेरे पास में आएगी 10 इंटू रूट 6, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, sin A प्लस sin B, इस तरह के 4 फॉर्मूले होते हैं। इस फॉर्मूले का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। sin A प्लस sin B बराबर क्या होता है, 2 इंटू साइन A प्लस B अपॉन 2 इंटू कोस A माइनस B अपॉन 2, ठीक है। इसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। देखो एक बार ये बीच वाली टर्म है 2 sin 4x, इसको भूल जाओ, ये वाली टर्म sin 2x और sin 6x, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं sin A प्लस sin B। यहाँ पर A के स्थान पे क्या है 2x और यहाँ पर B के स्थान पे क्या है 6x, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करते हैं, sin 2x प्लस sin 6x में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू साइन A के स्थान पे 2x है और B के स्थान पे 6x, हमारे पास में है A प्लस B अपॉन 2, यानी कि 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4x, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास में आ गई। आगे फॉर्मूले में है कोस इंटू A माइनस B अपॉन 2, यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा कोस 2x, यहाँ पे आएगा कोस 2x, ठीक है। और प्लस हमारे पास में वैल्यू क्या बची 2 इंटू साइन 4x, ठीक है। इसको हमने यहाँ तक सोल्व किया। अब आपके पास में कोस 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, एक साइन में होता है एक कोस में होता है। कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अगर 1 को इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x, ठीक है। यानी कि इसके स्थान पर मैं ये रख सकता हूँ। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 sin 4x है और यहाँ पे भी 2 sin 4x है, तो हम यहाँ से इसको बाहर लेते हैं, ये आएगा 2 sin 4x, हमने यहाँ से कॉमन लिया, हमारे पास में बचा cos 2x
+1। ठीक है, इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू साइन 4x, इसके स्थान पे रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करो, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन 4x। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है? 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है राजा और रोकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजा प्लस रोकी पेंटिंग का कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। आगे क्वेश्चन में बोला है वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रोकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है तो रोकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है दोनों कार्य को स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद रोकी बीमार पड़ जाता है, तो 2 दिन तक तो दोनों ने कार्य किया होगा। हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 दिन में दोनों ने कार्य का कितना भाग कर दिया होगा। ठीक है, अगर टोटल वर्क हमारे पास में 5 है, ठीक है, तो दोनों ने 2 दिन में कितना कर दिया होगा? 2/5 भाग कर दिया होगा। राजा ने और रोकी ने 2 दिन में 2/5 भाग कर दिया होगा। अब बाकी भाग कितना बचा हमारे पास में? 3। जो बाकी का भाग हमारे पास में बचा 3/5, ये राजा ने किया होगा। राजा ने कितने दिन में काम खत्म कर दिया? 4 दिनों में काम खत्म कर दिया, जो बाकी का काम था। बाकी काम हमारे पास में कितना बच रहा है? 3/5। अगर राजा 3/5 कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है, 3/5 कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ये करेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 20/3 दिन में। ठीक है, तो राजा जो है पूरे कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर देगा। अब सिंपल क्वेश्चन हमारे पास में बन गया। देखो, राजा प्लस रोकी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे? दोनों के दोनों 5 दिन में। राजा हमने निकाला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 20/3 दिन में। राजा कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 20/3 दिन में। अब यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 20। ठीक है, राजा की एफिशिएंसी निकालते हैं। 20/3 से इसको डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, राजा और रोकी की जो एफिशिएंसी होगी वो मेरे पास में आएगी 5 चौक 20, 4। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है रोकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। राजा और रोकी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और राजा की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो 3 तो राजा की एफिशिएंसी हो गई। यहाँ पे कितनी बची? टोटल 4 थी ना, टोटल 4 थी, तो यहाँ पर रोकी की बची 1 एफिशिएंसी। यानी कि रोकी जो है 1 दिन में 1 कार्य करता है। अगर रोकी 1 दिन में 1 कार्य करता है तो 20 दिन में कितना कार्य करेगा? 20 कार्य करेगा। ठीक है, हमारे पास में टोटल वर्क कितना है? 20। तो 20 कार्य को उसको करने में कितना टाइम लगेगा? 20 दिन लगेगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? यहाँ पर कहीं आपका बीच में सीपी होगा और उसने क्वेश्चन में बोला है अगर आप इसको 2000 रुपये में बेचते हो, 2000 रुपये में बेचते हो तो आपको कुछ लाभ होता है, वो लाभ हम मान लेते हैं x रुपये का है। ठीक है, और अगर आप इसको 1200 रुपये में बेचते हो तो जितना लाभ 2000 में बेचने पर होता है 1200 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2000 में से 1200 घटाएंगे, कितना आएगा? 800। ठीक है, तो इस हानि से इस लाभ तक पहुँचने के लिए उसने टोटल कितना कवर किया? उसने 800 कवर किया। ठीक है, अगर -x में से x घटाएंगे कितना आएगा? 2x। ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 2x की वैल्यू मेरे पास में 800 है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, यानी कि उसको लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है,
तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 400। तो 2000 में बेचने पर उसको 400 रुपये का लाभ हो रहा है, या हम कह सकते हैं 1200 में बेचने पर उसको 400 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, अगर CP हमें निकालना है तो 1200 में अगर 400 जोड़ेंगे तब भी CP हमारे पास में आ जाएगा। अगर 2000 में हम 400 घटाएंगे तब भी CP हमारे पास में आ जाएगा। तो CP निकालते हैं। CP 1200 प्लस 400, ये आएगा हमारे पास में 1600। ठीक है, तो CP हमने निकाला, ये कितना आया 1600। अब उसने क्वेश्चन में बोला है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। उसका CP कितना है, CP आया हमारे पास में 1600, इसका 20% का लाभ हमें चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। उसका मूल्य 5 रुपये है, तो उसने 1 का लाभ लेकर उसको बेच दिया 6 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका 6/5 निकाल लेंगे। दैट्स इट, ये हमारा आंसर होगा। इससे इसको डिवाइड करो, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 0। 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 1 19, तो 1920 रुपये। 1920 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा उसे 20% का लाभ लेने के लिए। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या है। धारा की विपरीत दिशा में अगर जाएगा, B-D से जाएगा, तो 144 की दूरी को, 144 किलोमीटर की जो दूरी है 12 घंटे में कवर करेगा, तो उसकी चाल कितनी रही होगी वो यहाँ से हम निकालते हैं। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रही होगी। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में B-D, यहाँ B को मैं बोल लूँगा बोट की चाल और D को बोल लूँगा धारा की चाल। ठीक है, B-D की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कितनी है उसकी चाल, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और B+D उसने बोला है अगर वो धारा की दिशा में जाता है तो 9 घंटे में उसी दूरी को कवर कर लेता है। अगर 144 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में कवर करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। 9 कम 9, 5 और 9 छक्की 54, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल होगी धारा की दिशा में। ठीक है, यहाँ पे आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी आई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी आई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है धारा की चाल। अगर धारा की चाल हमारे को चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे। अगर इसको घटाते हैं इसमें से, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 2D। इसमें से ये घटाएंगे, कितना आएगा 4। ठीक है, माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, D = यानी कि धारा की चाल मेरे पास में कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है A और B क्रमशः 5 दिनों और 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन A ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और B ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। A ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा, ये हमसे पूछा गया है। A कितने दिनों में कार्य कर सकता है, 5 दिनों में, और B कितने दिनों में कार्य को कर सकता है, 10 दिनों में कार्य कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क 10। ठीक है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, B की एफिशिएंसी आएगी 1 और A की एफिशिएंसी आएगी 2। ठीक है, यानी A एक दिन में 2 काम कर सकता है और B एक दिन में 1 काम कर सकता है। आगे उसने बोला है इन दोनों ने एक साथ कार्य स्टार्ट किया, A ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और B ने जो शेष कार्य है वो 8 दिनों में समाप्त कर दिया। अगर B एक दिन में 1 कार्य कर सकता है तो 8 दिन में कितना कार्य करेगा, 8 दिन में B 8 दिन में 8 कार्य कर लेगा। ठीक है, B 8 दिन में 8 कार्य कर लेगा। अगर 8 कार्य अकेले B ने कर दिया 8 दिन में, जो बाकी का कार्य है उसने बोला है B ने शेष कार्य 8 दिनों में समाप्त कर दिया। B की एफिशिएंसी 1 है, तो एक दिन में अगर 1 कार्य करता है तो 8 कार्य करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे।
ठीक है, तो 8 कार्य उसने कर दिया। अब बाकी कार्य हमारे पास में कितना बचा, बाकी कार्य हमारे पास में बचा 2 कार्य जो पहले किया था जब तक ए छोड़ के नहीं गया था, तो दोनों ने किया होगा ए प्लस बी ने। ए प्लस बी ने 2 कार्यों को किया होगा पहले, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में बोला है ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा, ठीक है। तो जितने दिनों में इन्होंने ये कार्य किया होगा 2, उतने दिनों के बाद ही उसने ए ने कार्य छोड़ दिया होगा, है ना। तो यहाँ से निकालते हैं 2 कार्य इन दोनों ने कितने दिनों में किया होगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो 2/3 इतने दिनों में ए ने कार्य छोड़ दिया होगा। 2 कार्य को 3 की एफिशिएंसी से दोनों के दोनों करेंगे तो इतने दिन में कार्य को कर देंगे जो बाकी का कार्य था जो पहले इन दोनों ने किया था, ठीक है। तो इतने दिनों के बाद उसने कार्य छोड़ दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि ₹100 और ₹150 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों एक्स और वाई को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दालों के इस मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य निकटतम रुपये तक क्या होगा, ठीक है। कितने किलोग्राम वाली दालें हैं, एक 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल है और एक 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल है। यहाँ पर वेटेड एवरेज हम लगाएंगे, कितने के अनुपात में मिलाया गया, जो 100 रुपये वाली दाल है उसको 7 के अनुपात में और जो 150 वाली दाल है उसको 20 के अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। टोटल कितनी दाल हमारे पास में है, 20 और 7 27, ठीक है। टोटल 27 किलोग्राम हमारे पास में दाल है रेशो के हिसाब से। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कितना आएगा 700 प्लस 15 दूनी 30, ये कितना आएगा 3000, ठीक है। वेटेड एवरेज हम यहाँ पे लगाएंगे, 3 और 7 कितने हो गए 3700, 3700 को हम डिवाइड करेंगे 27 से, ठीक है। तो हमारे पास में इनके मिश्रण का जो मूल्य होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने का तरीका कैसे, देखो इसको 3700 को मैं लिख सकता हूँ 2700 प्लस 1000, ठीक है। अब इसको 27 से डिवाइड करते हैं, अगर 27 से इसको डिवाइड करेंगे 100 तो आएगा, 100 बार पूरा चला जाएगा। अगर 27 से 1000 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा वो यहाँ से हम देखते हैं। 27 दिया कितने होते हैं 81, कितना बच गया 19 और एक 0 भी 190, 190 में 27 का भाग कितनी बार जाएगा, तो हम देखते हैं 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी कि 162 बार चला जाएगा, बाकी बचेगा यानी कि 6 बार कट जाएगा, ठीक है 36। यानी कि अप्रोक्स में उसने हमसे पूछा है, अप्रोक्स में अगर हम इसका आंसर बताएंगे तो हमारा आंसर होगा 136, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए। हमें दिया है 1/sin x प्लस 1/tan x इंटू 1/sin x माइनस के 1/tan x का मान क्या होगा। देखिए भाई, ये आइडेंटिटी आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा बार एग्जामिनर इसको यूज़ करता है। a² माइनस b² इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, एक बार पॉजिटिव में और एक बार निगेटिव में, a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे 1/sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको कोसेक थीटा में लिख सकता हूँ, प्लस 1/tan को मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार 1/sin को हम यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा और माइनस इसको लिखेंगे कोट थीटा, ठीक है। अब ये देखो, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ये वाली टर्म हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये अगर इसको मर्ज करेंगे ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है 1, ठीक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि सेक थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल टू 5 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर सेक थीटा प्लस के tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है 5, सेक थीटा प्लस tan थीटा
इसकी वैल्यू मेरे पास में 5 है। तो यहाँ से डायरेक्ट सेक थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/5। ठीक है, ये ट्रुम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए एक बार और बता देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको मैं तोड़ सकता हूँ उसी आइडेंटिटी से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा और इनटू में जो हम यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, उसको मैं इधर लेके अपोन में चला गया, यहाँ पे आएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। तो ये क्या होते हैं, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास में 5 दी है, इसकी वैल्यू मेरे पास में 5 दी है, तो माइनस वाले की वैल्यू मेरे पास में 1/5 होगी। ठीक है, हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। जब इन दोनों को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2 टेन थीटा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे ये आएगा 5 5 25 में से एक गया 24/5। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा टेन थीटा इक्वल टू 12/5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। तो भाई इस वीडियो में 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए। हर एक क्वेश्चन में डिटेल में सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।